तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव क्लास 11th एंड 12th के अंदर। तो ये होने जा रहा है अपना सेकंड पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट्स का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जिसके अंदर हमारा पहला पार्ट आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखना और इस सीरीज़ के अंदर बने रहो मेरे भाई, क्योंकि ये सीरीज़ आपको बोर्ड्स के अंदर तो टॉप बनाएगी और जेई में भी बहुत हेल्प करेगी। जिसके अंदर आपकी RD शर्मा कंप्लीट होगी, जिसके अंदर आपका NCERT एग्जाम्पल, ये तीनों बुक आपकी सीरीज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक्स, हर टॉपिक पे एक लेंथी वीडियो आने वाली है ताकि अच्छे से आप पढ़ो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कल वाले पार्ट के अंदर एंड में बताया था कि आप लोग क्या करते हो भैया, कोई भी जैसे आपके पास लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 और आपने किसी फंक्शन में क्या किया, आपने किसी फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी, ठीक है। और अगर भैया जैसे देखो, इसमें डायरेक्ट लिमिट आप पुट करोगे, 0 रखोगे, ठीक है, तो ये फॉर्म बनेगी 0/0। तो मैंने बोला था भैया जब भी ये फॉर्म आए 0/0 तो रुक जाना, तो आपका आंसर किसी और मेथड से निकलेगा। अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो और 0/0 फॉर्म नहीं बनती है, कोई ना कोई नंबर आता है 1 2 3 या 1/2 कुछ भी नंबर आता है, तो हमारा आंसर वो आ जाता है। लेकिन जब भी आपका फॉर्म 0/0 बन जाती है तो मैंने कहा था हम कुछ और मेथड सीखने वाले हैं जिसकी मदद से अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ भैया, अब भैया क्यों 0/0 आते ही अपन कहते हैं रुक जाओ भाई, अपन थोड़ा सा रुक जाओ, केयरफुल हो जाओ। क्यों भैया? क्योंकि इन फॉर्म्स को क्या बोला जाता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। अब यही आज पढ़ने वाले भैया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती क्या है और कितनी होती है। तो दोस्त मेरे भाई ध्यान से समझ, देख जैसे मैं तुझे कुछ एग्जांपल देता, मैंने कहा सपोज कर तेरे पास एक फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0, जब तू 0 की तरफ जा रहा है, हाँ भैया, तो तेरा जो ये फंक्शन है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो भैया 0 की तरफ जा रहा है। मैंने क्या कहा, सुन, जब तू 0 की तरफ जा रहा है तो तेरा वो फंक्शन है fx वो 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है भैया। अब मैं कहता हूँ मेरे भाई तेरे पास कि जब तू एक फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन है gx, हाँ भैया, जब तू x 0 की तरफ जा रहा है तो तेरा वो gx फंक्शन है वो भी 0 की तरफ जा रहा है। मैंने कहा ठीक है भैया, 0 की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट 0 की बात नहीं करता हूँ लिमिट के अंदर, ये आपको भी पता है। जब मैं लिमिट बोलता हूँ तो एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 की तरफ जा रहा है हमारा फंक्शन। हाँ भैया, तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस gx, ये दोनों फंक्शन किसकी तरफ जाएंगे, ये वाला फंक्शन किसकी तरफ जाएगा, ये पूरा किसकी तरफ जाएगा। तो आप बोलोगे भैया देखो, जब 0 की तरफ जा रहे थे तो fx 0 की तरफ जा रहा था, gx 0 की तरफ जा रहा था, तो इसका मतलब मेरा एक फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, दो फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है, दोनों को ऐड करूँगा तो वो भी तो 0 की तरफ ही जाएंगे। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो आप बोलोगे भैया ये 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ भैया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx मल्टीप्लाई बाय gx, ये करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा भैया। हमें क्या पता है, हमारा एक फंक्शन fx 0 की तरफ जाता हो तो 0 की तरफ जाता है, दूसरा gx 0 की तरफ जाता है तो भी 0 की तरफ जाता है। तो भैया ये फंक्शन मेरा 0 की तरफ जा रहा है, ये वाला फंक्शन भी 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 की तरफ जा रहा है तो 0 मल्टीप्लाई बाय अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो मतलब 0 की तरफ ही जा रहा है मेरा पूरा का पूरा फंक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। लेकिन अब मेरे भाई ध्यान से समझना कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा और मैं आपको बोलूँ fx अपॉन gx ये किसकी तरफ जाएगा, तो गलती से भी मत बोल देना मेरे भाई कि 0 की तरफ जाएगा, गलती से भी मत बोल देना भाई कि मेरा 0 की तरफ जाएगा। क्यों भैया, क्यों? अब इसमें क्यों हुआ भैया, ये एडिशन में चल गया, मल्टीप्लिकेशन में चल गया, डिवीजन में क्यों नहीं चलता है। देख मेरे भाई, हमें ये नहीं पता होता, डिवीजन के केस में हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा फंक्शन या fx या gx, कौन सा फंक्शन 0 के ज़्यादा करीब है या कौन सा फंक्शन 0 के मतलब थोड़ा सा दूर है। हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा फंक्शन 0 के ज़्यादा करीब है। कैसे भैया, सपोज कर मेरे भाई हमने बोला तेरे पास fx है 0 के करीब, हमने ये बोला ना कि fx हमारा 0 के करीब जा रहा है, तो क्या पता वो fx 0.1 हो। हाँ भैया, और क्या हमने बोला gx 0 के करीब जा रहा है, तो सोच क्या पता gx जो है वो 0.0001 हो। तो इस केस में आंसर क्या आएगा तुम्हारा, इस केस में fx अपॉन gx का आंसर क्या आएगा भैया, कुछ बड़ा आंसर आएगा, कुछ ना कुछ बड़ा आंसर आएगा। देखो ये कुछ आंसर आएगा। हाँ भैया, लेकिन भैया अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा जो fx है सपोज करो वो 0 के ज़्यादा करीब है, अभी 0 के सबसे ज़्यादा कौन करीब था, gx था। हाँ भैया देखो 0 के बहुत ज़्यादा करीब है, 0.00001, ये fx 0 के बहुत कम करीब था, 0.1 था। तो सपोज करो अब आपका fx 0 के बहुत ज़्यादा करीब है, तो 0.00001, ऐसे बहुत और भी करीब हो सकता है।
हाँ भैया, और अपॉन में सोचो gx थोड़ा सा कम करीब है 0.1, तो इस केस में आंसर कितना आएगा भाई? इस केस में बहुत बड़ा आंसर आएगा 1.00000, ये जितने भी है एक काट के आप लिख सकते हो, देखो। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो भैया देखो भैया, इसका आंसर अलग आ रहा है, इसका आंसर अलग आ रहा है, तो भैया इसका मतलब हम क्यों नहीं बता सकते कि fx अपॉन gx का आंसर क्या आने वाला है? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है भैया कि कौन सा फंक्शन जीरो के ज़्यादा करीब है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर जीरो के ज़्यादा करीब होगा तो आंसर बहुत बड़ा आएगा, अगर हमारा जो न्यूमरेटर है वो जीरो के ज़्यादा करीब होगा तो भैया आंसर हमारा बहुत छोटा आएगा। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, एकदम करेक्ट कह रहे हो। हाँ भैया, और अगर भैया ये fx और gx की वैल्यू दोनों सेम हुई, जैसे दोनों जीरो के करीब हुई और दोनों सेम जीरो के करीब हुई, जैसे मेरा fx भी जीरो के करीब है तो जीरो के करीब सपोज करो 0.1001 है, और gx भी मेरा क्या है 0.001 है, तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाता है मेरे भाई? 1 आएगा। तो मतलब आप देख रहे हो डिफरेंट सिनेरियो में अलग अलग आंसर आ रहा है fx अपॉन gx का, जब मेरा x जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। हाँ भैया, तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसका आंसर डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, हम इसका आंसर डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे जब भी आपकी 0/0 फॉर्म बनती है, इसलिए हम आंसर कभी भी डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, हमें कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हमें कुछ काट पीट करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। समझ गए? हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। जैसे मेरे भाई, जैसे मैं बोलता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने कहा x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा भैया? देखो अभी आप डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करते तो आंसर क्या आता? 0/0, लेकिन ये अब क्या ध्यान रखो कि भैया 0/0 पाप है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो भैया 0/0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 1 अपॉन में x। हाँ भैया, अब जैसे ही आप इस फंक्शन में x 0 रखोगे, मतलब 0 की तरफ जा रहा है ना x, तो जैसे ही ये x 0 की तरफ जाएगा तो मेरा ये जो फंक्शन है वो किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी तक तरफ। अगर सपोज करो ये 0 प्लस हुआ तो भैया इन्फिनिटी तक की तो जाएगा। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि 0 की तरफ है तो यहाँ पे x की वैल्यू बहुत छोटी होगी, 0.00, क्योंकि मैंने प्लस लिया है तो 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू होगी, 0.0000, कितनी छोटी होगी, और न्यूमरेटर है सिर्फ 1, तो 1 अपॉन में बहुत छोटी वैल्यू, तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। और अगर मेरे भाई सोच लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स था, ठीक है भैया, तो इस केस में आंसर क्या आएगा भैया? देखो x से x कटेगा, अभी तो अगर डायरेक्ट पुट कर देते आप तो 0.0 बन जाता, लेकिन ये नहीं बनाना है, ये एक पाप है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, तो हमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। तो काटो, पहले x से x काटा, जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, x से x काटा, आंसर आ गया x। मैंने कहा हाँ भैया नो डाउट। अब जैसे ही 0 रखोगे तो आंसर आएगा 0, है ना? जैसे ही आप अब 0 के करीब जाओगे तो आंसर कितना आएगा? x की जगह 0 ही आएगा, 0 के करीब जाएगा फंक्शन। हाँ भैया, अब जैसे देखो मेरा प्यारे बच्चा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, सपोज करो x अपॉन एक्स है, अब आपने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी तो आंसर क्या आएगा भैया? 0/0, लेकिन 0/0 पाप है भैया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। हाँ भैया, तो भैया इसका आंसर क्या आएगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हमारा जाके आंसर आएगा। तो x से क्या करोगे? काटोगे, x अपॉन एक्स से काटोगे तो आंसर कितना आएगा? इस बार सिर्फ 1 ही आएगा। समझे? हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो ये ध्यान रखना, जब भी मेरा एक फंक्शन है fx वो 0 की तरफ जा रहा है, हाँ भैया, और फंक्शन मेरा 0 के करीब जा रहा है, ठीक है, और अगर मेरा एक फंक्शन है gx, अगर मैं 0 की तरफ जा रहा हूँ तो वो फंक्शन भी 0 की तरफ जा रहा है, तो भैया अगर मैं बोलता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन gx, ये किसकी तरफ जाएगा? ये 1 कब होगा? जब मेरा fx और gx दोनों बराबर होगा, जैसे हमने इस केस में देखा। देखो ये x कोई fx फंक्शन होगा, ये x कोई gx फंक्शन होगा, तो अगर मैं x 0 की तरफ जा रहा हूँ तो ये x भी 0 की तरफ जा रहा है, मतलब fx मेरा 0 की तरफ जा रहा है, और अगर x 0 की तरफ जा रहा हूँ तो ये gx भी 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर fx अपॉन gx का आंसर 1 कब आया? जब ध्यान से देखो fx और gx मेरा इक्वल था। तो आपको कोई बोले ना कि भैया दो फंक्शन है fx और gx, और मैं जब x 0 की तरफ जाता हूँ तो मेरा fx अपॉन gx की वैल्यू 1 आएगी, ये कब आएगी? जब fx अपॉन fx और gx दोनों सेम होंगे, ध्यान रखना, दोनों के दोनों सेम होंगे, तभी आपका आंसर 1 आता है।
तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म समझ गए भैया। अब ऐसी कितनी फॉर्म्स होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स ऐसी कितनी फॉर्म्स होती है जिनको अपन देख के नहीं बता सकते कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर कहीं जाके हमारा आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब भैया ऐसी कितनी फॉर्म्स होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी होती है, जैसे हमने एक पढ़ी ना 0/0, तो ऐसी और भी फॉर्म्स होती है जिनको देख के हम ये नहीं बता सकते कि हमारा आंसर क्या होगा। अब भैया वो फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, देखो सबसे पहले तो होती है 0/0, एक होती है मेरे प्यारे बच्चा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, दूसरी होती है 0 इंटू इनफाइनाइट, ठीक है, एक होती है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एक होती है 0 की पावर 0, एक होती है मेरे भाई 1 की पावर इनफाइनाइट, और एक होती है इनफाइनाइट की पावर 0। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होती है, टोटल 7 फॉर्म्स होती है, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है, ध्यान रखना क्या होती है भैया, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है। तो एक बार मैं इसको अच्छे से लिख दूँ, हाँ भैया अच्छे से लिख दो। तो ये टोटल हमारे पास क्या होती है, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है, ये ध्यान रखिए, ये हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी, ये ध्यान रखना भाई। जब भी आपको ये फॉर्म दिख जाए तो समझ लेना भैया हमारा आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा, हमें कुछ काट पीट या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी मेरा आंसर आएगा। कौन कौन सी फॉर्म है, 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0। तो ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है। आई होप इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स आपको आ गया होगा। अब आपको कोई भी बोले ना कि भैया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या होती है, तो आप ये बोल देना भैया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स वो फॉर्म्स होती है जिनको देख के मैं आंसर नहीं बता सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी मैं आंसर बता पाऊंगा, ठीक है। और आपसे कोई ये भी पूछ सकता है बताओ कितने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है, टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है, उसका आंसर आप ये बता देना, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो मेरे भाई इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब भैया जब मेरा कोई 0/0 फॉर्म बन जाएगी, जैसे मैं कोई भी डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूंगा किसी फंक्शन में, तो 0/0 फॉर्म बन गई या इनमें से कोई भी फॉर्म बन गई, तो अपन सॉल्व कैसे करेंगे भैया, उसका आंसर कैसे निकालेंगे, उसके भी मेथड से। हाँ भैया मेथड से, तो आज वही मेथड सीखने वाले अपन। सबसे पहला मेथड सीखने वाले मेरे भाई वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। पहला मेथड है अपन सॉल्व करने वाले फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब भैया ये क्या होता है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, हाँ भैया अब बोला गया x टेंड्स टू 2 पे इसकी वैल्यू बताओ, लिमिट की वैल्यू बताओ। तो देखो जैसे ही आप 2 वैल्यू रखोगे, x की जगह सब जगह 2 रखोगे, डायरेक्ट पुट कर दोगे, तो आपके पास हमेशा फॉर्म क्या आएगी, देखो 0/0 आ रही है, चेक कर लेना 0/0 आ रही है, हाँ भैया। तो भैया अब ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी आपके पास कोई ना कोई रेशनल फंक्शन दे रखा हो, रेशनल फंक्शन मतलब जैसे न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इस पूरे फंक्शन को अपन रेशनल फंक्शन बोलते हैं, हाँ भैया। तो जब भी आपको रेशनल फंक्शन दे रखा हो तो हमेशा ध्यान रखना एक फैक्टर इन दोनों में ऐसा होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो दो पॉलिनोमियल है इनमें एक फैक्टर ऐसा होगा जो कटेगा, उसके कारण ही आपका 0/0 बन रहा है, वो कटेगा, पक्का कटेगा, ये ध्यान रखना। तो भैया कैसे सॉल्व करते हैं, सीख लो, मेथड सीख लो, बस फिर आप होशियार बन जाओगे इसमें। कैसे भैया, देखो सबसे पहले x² - 5x + 6 का क्या फैक्टर बना सकता हूँ। देखो अगर मैं लिखता हूँ x² - 5x + 6, इसको मुझे फैक्टर बना के बताओ भाई, बताओ फैक्टर। देखो भैया 6 के 2 ऐसे मल्टीप्लाई, 3 और 2 माइनस में चाहिए माइनस, तो इसको x² - 5x + 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x² - 3x माइनस का 2x प्लस का 6, और फैक्टर करोगे तो इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x माइनस का 3, माइनस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस का 3, एक आंसर आएगा x माइनस 3, एक आएगा x माइनस 2। क्या यही आएगा, हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। इसका मतलब भैया आप इस चीज़ को ये लिख सकते हो, हाँ हाँ भैया ठीक है। अब भैया x² - 4 को आप क्या लिखोगे, x² - 4 को सबके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। x² - 4 को क्या लिखोगे भैया, इसको लिख सकता हूँ a² माइनस का b²। देखो देखो ध्यान से, a² a की वैल्यू x माइनस b², तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या आंसर आता है आइडेंटिटी, a + b इंटू a माइनस b, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 x + 2। इसकी मतलब भैया मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ भैया तो लिख दो ना, किसने मना किया दोस्त। तो जैसे आप ये चीज़ लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर की जगह ये लिख दो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 अपॉन में नीचे की जगह ये लिख दो x माइनस 2 इंटू x + 2। तो देखो एक फैक्टर पक्का कट गया, x माइनस 2 x माइनस 2, तो आपके पास क्या बचा दोस्त, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 3 अपॉन x + 2। अब तुम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। अब तुम डायरेक्ट, क्योंकि जिस कारण से आपका 0/0
फॉर्म मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा था वो फैक्टर हमने काट दिया। अब अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो तो आपका आंसर सही आएगा, करके देख लो। अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, मतलब जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 2 - 3/2 + 2 आंसर आएगा -1/4। बस ऐसे ही आपको करना है फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन जब आपकी फॉर्म 0/0 बनती हो तो, ठीक है। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा है ना, कुछ नहीं, बस एक ऐसा फैक्टर बनेगा जो कटेगा। भाई अगर तुमने 2 रख दिया डायरेक्ट तो देख लो 0/0 की फॉर्म बन रही है, पक्का है। 2 रख के देख लो भाई 0/0 बनेगा। अब बनाओ फैक्टर, इसके फैक्टर बनाओ। भाई फैक्टर बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझना भैया। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ भैया, तो फैक्टर कैसे बनाएंगे भैया, देखो x³ - 3x² + का 4, ठीक है भैया। अब इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमें पता है 3 फैक्टर आएंगे। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। पहला तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लो, x की वैल्यू 1 या -1 2 रख के देखो, पहले आपको आता है कैसे करते हैं। भैया अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देखो 1 का क्यूब 1 -3 + 4 + 4 5 2 आ रहा है। नहीं भैया, हमें फैक्टर कब बनेगा, जब मैं x की वो वैल्यू रखूँ इसके अंदर कि इस पूरे की वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो तो जीरोस होगा, वो जीरोस होगा। सपोज करो ऐसी a वैल्यू है तो x - a करूँगा तो वो फैक्टर बन जाएगा। हाँ भैया, ये हमने सीखा है क्लास 9th 10th के अंदर। हाँ तो भैया देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, हाँ तो ध्यान से देखो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, ये बचेगा -1, ये होगा -3, ये होगा +4, -1 -3 -4 +4 आंसर आ रहा है 0। हाँ भैया, तो x बराबर -1 रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब आपने 9th 10th में पढ़ा है यार, अब इसमें क्या पढ़ूँ मैं। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो अब क्या करते थे भैया, इस x + 1 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा x³ - का 3x² + 4 से, इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेथड होता है ना भाई, अगर मुझे इसके फैक्टर निकालना है तो इसका मेथड होता है ये आपने 9th 10th में सीखा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, डिवाइड कैसे करेंगे, x³ को पहले ये जो x है इससे डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा x²। हाँ भैया, तो यहाँ पे लिख दोगे x², ठीक है। x² × x कितना होता है x³। हाँ भैया, फिर देखो ये x² × x होके इधर लिख दिया, फिर x² × 1 कितना होगा x², तो x² के नीचे वो वाली टर्म लिखोगे तुम तो प्लस का x²। अब क्या करोगे, प्लस माइनस साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -4x² + का 4। हाँ भैया, अब क्या करेंगे भैया, ये जो टर्म है -4x², इसको डिवाइड करोगे इस x के साथ, तो एक x से एक x कट, आंसर आएगा -4x। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखोगे -4x। अब भैया -4x × x करो, आंसर आता है -4x², और -4x × 1 करोगे तो माइनस का, देखो अब क्या आएगा -4x आएगा। हाँ भैया, अब भैया इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा ये x की टर्म है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसके नीचे क्यों लिखूँ, नीचे उसी के नीचे लिखेंगे जो सिमिलर टर्म्स हो। जैसे यहाँ पे x² की टर्म थी तो x² वाली लिखी, इसको मैंने साइड में लिखा। हाँ भैया, अब क्या करेंगे भैया, सबका साइन चेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हाँ भैया, तो क्या बचा, ये प्लस का 4x, ये प्लस का 4, कौन सा 4, देखो ये प्लस का 4x तो यहाँ पे, और ये प्लस का 4 एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया। हाँ भैया, भैया अब क्या करेंगे, सुनना। अब देखो भैया, ये जो 4x है इसको डिवाइड करेंगे वापस इस x के साथ, तो आंसर आएगा 4। मैंने कहा ठीक है, प्लस का 4 यहाँ लिख दिया। अब प्लस का 4 एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा, साइन चेंज करोगे, आंसर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हाँ भैया, अब आप सभी को पता है मेरे भाई कि डिविडेंट बराबर डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिख सकते हैं। हाँ भैया, तो देखो डिविडेंट क्या होता है, जो डिवाइड होता है भाई, ये चीज़, ये इसका डिविडेंट होगा। इसका मतलब मैं इस चीज़ को x³ - 3x² + 4 को क्या लिख सकता हूँ, डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या होता है, जिससे अपन डिवाइड करते हैं, तो x + 1 इंटू कोसेंट। कोसेंट क्या होता है, ये जो आता है हमारे पास, ये कोसेंट होता है, तो x² माइनस का 4x + 4, और रिमाइंडर कितना है भैया, रिमाइंडर तो आ गया ना 0, खत्म हो गया। रिमाइंडर 0 लिखूँ कि ना लिखूँ, तो इसका मतलब भैया आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने कहा हाँ भैया, अब ध्यान से समझना, भैया x + 1 तो ये हो गया, x² - 4x + 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, ये लिख दो x - 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, क्या चेक करना, a² + b² आएगा, माइनस का 2ab माइनस का 4x आएगा। हाँ भैया लिख सकते हो। तो इसका मतलब भैया हमने क्या किया, हमने x³ - 3x² + 4 के फैक्टर्स बना लिए। वो क्या है, x + 1
इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, नो डाउट। अब भैया नीचे यहाँ पे एक टर्म दे रखी है ये वाली, इसके भी फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्टर बनाने पड़ेंगे। एक्स की पावर 4 माइनस ये क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 16। यस भैया, एकदम सही कह रहे हो। फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखो अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखते हो, इस चीज़ को ध्यान से देखते हो तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें। हाँ भैया, वापस करके देखो, ए स्क्वायर ये आएगा, प्लस का बी स्क्वायर ये आएगा, माइनस का 2ab करोगे तो ये आएगा। हाँ भैया, सही बोल रहे हो एकदम। अब ध्यान से समझना भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है अंदर, उसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस इस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर फिर होल स्क्वायर। हाँ भैया, तो भैया अंदर देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा भैया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी, ए प्लस बी, और ए माइनस का बी, तो बी ए की जगह तो भाई ये है ना अपना 2 है ना। हाँ भैया, तो एक्स माइनस 2 फिर इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर हटाओगे तो आएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका मतलब भैया आप इस चीज़ को ये लिख सकते हो। ठीक है भैया, लिख दिया मैंने, कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या करने का, कुछ नहीं करने का, इसकी जगह जो फैक्टर बनाए वो लिखो, इसकी जगह जो फैक्टर बनाए वो लिखो, लिमिट लगा के देखो, कुछ ना कुछ तो कटेगा, पक्की बात है फैक्टर कटेगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। ठीक है भैया, एक्स प्लस 1 उसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ जो बनाया था, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, अब नीचे ये लिखना पड़ेगा, नीचे क्या लिखोगे भैया, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर गया, हमारे पास क्या बचा भैया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट आप 2 लगा के देख लो, सही आएगा। 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि जिसके कारण 0/0 बन रही थी वो काट दिया। तो जैसे ही 2 रखोगे, 2 + 1 कितना हो गया भैया, 3, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। दिस इज योर आंसर, कुछ नहीं करना है। ठीक है, डन यहाँ तक, नो डाउट। हाँ भैया, नो डाउट, ये तो बच्चों वाली चीज़ थी। अब नेक्स्ट पे आओ, सिमिलरली ये काम करना है। देखो एक्स की पावर 4 माइनस 4 को क्या लिख दोगे, सेम। अब एक्स की पावर 4 माइनस 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी। अब वापस से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ और, तो देखो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं क्या लिखूंगा भैया, ए स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। हाँ भैया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। आंसर आ गया। ठीक है भैया, ये हो गया फैक्टर, सिंप्लीफाई हो गया। अब भैया इस चीज़ को भी सिंप्लीफाई करते हैं, आओ। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 3√2x माइनस का 8 करके बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करो, फैक्टर में कन्वर्ट करके बताओ। देखो -8, दो ऐसे नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने पे तो -8 आए, प्लस करने पे 3√2 आए। तो भैया वो दो नंबर है 4√2 इंटू √2। भैया दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, देखो 8 आ रहा है। ठीक है, तो भैया मुझे चाहिए बीच में प्लस 3√2, तो ये माइनस का ले लूँ, तो 4√2 इंटू -√2, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 8, और 4√2 में से -√2 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3√2। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ दोस्त, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4√2x माइनस का √2x माइनस का 8। ठीक है, इसको काटोगे, दोनों से सिंप्लीफाई कर लोगे। अब ले सकते हो तुम, कर लेना यार, इतना तो तुम हो स्मार्ट, मुझे पता है। माइनस का 2√2 कॉमन लोगे तो x प्लस 4√2 ही बचेगा। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 4√2 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा x माइनस √2। ठीक है, हो गया, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। हाँ भैया, अब क्या करना है, लिख दो, जहाँ पे लिख दो वैल्यू। तो लिमिट कहाँ पे जा रही है, √2 पे जा रही है, तो लिमिट x टेंड्स टू √2। अब भैया ये कर क्यों रहे हैं, फैक्टर क्यों कर रहे हैं भाई, अगर तुम डायरेक्ट √2 रखोगे ना, इसका फॉर्म बनेगा 0/0, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो भैया, देखो इसकी जगह तो ये पूरा लिखना है, क्योंकि ये इसके बराबर है, लिखना एक बार भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2, हाँ, एक्स प्लस √2 एक्स माइनस √2 होल अपॉन एक्स प्लस 4√2 और x माइनस √2। देखो x माइनस √2 x माइनस √2 गए। हाँ भैया, अब क्या करोगे भैया, बचे हुए में डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। बचा क्या है, x टेंड्स टू √2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस √2 अपॉन एक्स प्लस 4√2। डायरेक्ट √2 रख दो, आंसर आ जाएगा।
√2 रखोगे तो देखो क्या होगा, देखो जहाँ पे भी x है √2 रखो, यहाँ पे √2 रखोगे, √2 का स्क्वायर 2 + 2, √2 रखा, √2 + √2, ठीक है। नीचे √2 रखोगे तो √2 प्लस का 4√2, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 × 2√2 अपॉन में आएगा 5√2, √2 से √2 कट, आंसर आ जाएगा आपके पास 8/5। हाँ भैया एकदम सही है, नो डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मैं एकदम आप सही बता रहे हो, आ गया आंसर बस, ठीक है। अब कोई और क्वेश्चन है क्या? जैसे ये देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हुआ। भैया x टेंड्स टू 0, भैया डायरेक्ट मैं 0 पुट कर दूंगा ना x की जगह, तो देखो ये 0 हो गया, तो a² - a² 0 हो गया, और नीचे x था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ रही है। क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल दिख रहा है, रेशनल फंक्शन दिख रहा है, फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे भैया, देखो a² माइनस का b² क्या होता है भैया, a + b इंटू a - b, तो ये हो जाएगा a + b, ये हो जाएगा a - b अपॉन के अंदर नीचे क्या है x, और लिमिट कहाँ से चल रही है, x टेंड्स टू 0, ठीक है। -a + a कट, हाँ भैया, तो अपने पास क्या बचा, a + x + a, और यहाँ पे बचेगा x अपॉन में बचेगा x, लिमिट x टेंड्स टू 0, x से x काट दो, आंसर आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, a + a 2a + x। अब देखो जिसके कारण हमारा 0/0 फॉर्म आ रही थी वो कट चुका है, बस अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो 0, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2a। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। अब जैसे एक और क्वेश्चन होगा मेरे भाई, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कैसे करते हैं भैया देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जितनी भी x की पावर नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाने का ट्राई करते हैं। कैसे, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1 - 1 अपॉन में x की पावर 1/3। भैया न्यूमरेटर में x की पावर 1 माइनस, देखो आपने पढ़ा ना a की पावर -1 को 1/a लिख सकते हैं। हाँ भैया उसी प्रकार x की पावर -1/3 को मैंने लिख दिया 1/x की पावर 1/3। हाँ भैया ऐसे लिख सकते हैं, बचपन में पढ़ा है, अपॉन 1 - 1/x की पावर 2/3, ठीक है। दोनों तरफ एलसीएम लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास ये चीज़, ले लिया। हाँ भैया सही कह रहे हो। अब ध्यान से समझना भैया, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1/3 -1, ये थोड़ा ध्यान से रखना, आपको लग रहा होगा ये चीज़ है, ठीक है भैया। फिर देखो ये आएगा x की पावर 2/3 इधर, होल अपॉन x की पावर 1/3 इंटू x की पावर 2/3 -1, हो गया सिंप्लीफाई। हाँ भैया अब ध्यान से समझना भैया, देखो x की पावर 2/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हटा के, x की पावर 1/3 इंटू 1/3, वापस देखो दोनों का बेस सेम है तो ये पावर दोनों ऐड होके 2/3 हो जाएगी। हाँ भैया सही कह रहे हो, यहाँ से 1 से 1 कट गया, मैंने कहा ठीक है भैया एकदम सही कह रहे हो। तो हमारा लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक चल रहा था देखना, x टेंड्स टू 1, हमारे पास क्या क्या बचा भैया, हमारे पास बचा x की पावर 1/3 -1 अपॉन x की पावर 2/3 -1, और ऊपर बचा x की पावर 1/3। अभी भी ध्यान से देखो, अगर आप डायरेक्ट 1 पुट कर दोगे अभी भी आंसर तो 0/0 ही आएगा, करके देख लेना, क्योंकि नीचे तो 0 आ रहा है, 1 की पावर 2/3 1 होता है, 1 - 1 0 होता है, अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो अभी भी कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पे कट रही है। अब भैया वो कैसे कट रही है ये हमें देखना पड़ेगा मेरे भाई, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देख दोस्त, मैंने कहा क्या कह रहे हो भैया, देख दोस्त ध्यान से समझना भैया, ये जो x की पावर 2/3 है, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? कैसे भैया, क्या करने की बात कर रहे हो, x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। आपको पता है a की पावर m होल पावर n का आंसर होता है a की पावर mn, तो वापस ये 1/3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर 2/3 बन जाएगा, ये बन जाएगा। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो भैया इसका कहने का मतलब क्या है भैया, देखो इसका कहने का मतलब है कि आप ये जो नीचे x की पावर 2/3 -1 है, तो सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसे लिख रहे हो भैया कि x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर -1 को लिख रहे हो 1 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ। हाँ भैया नो डाउट। अब भैया देखो ये हो गया a² माइनस का b², इसका फॉर्मूला होता है भैया a + b इंटू a - b, तो a + b इंटू a - का b, बस। तो इसका मतलब भैया मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ। हाँ तो भैया यहाँ पे रख दो, ये अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो भैया देखो इस जगह आप ये वैल्यू रख दो, तो ध्यान से देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो देखो
भैया लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ठीक है भैया। ऊपर बचा भैया x की पावर 1/3 माइनस का 1 इंटू एक्स की पावर 1/3 होल अपॉन, इस नीचे की जगह ये लिखना है x की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1। हाँ भैया देखो ये माइनस वाली और ये माइनस वाली कट हो जाएगी, सेम है, x की पावर 1/3 माइनस 1 नीचे भी वही है, कट हो गई। तो आपके पास क्या बचा भैया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। अब तुम डायरेक्ट पुट कर दो लिमिट, मस्त आंसर आ गया। 1 रखोगे तो 1 की पावर 1/3 1, नीचे 1 की पावर 1/3 प्लस 1, तो आंसर नीचे 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, तो 1/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बस मेरे भाई ये था आपका क्या फैक्टराइजेशन मेथड, किस लिए, जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है उनको सॉल्व करने के लिए। बाकी अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे भैया रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन के मेथड के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट मेथड के साथ। लिमिट की सीरीज को पूरा फॉलो करना ताकि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।